नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को पेशे का दर्जा दे दिया है। अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पेशे की तरह वेश्यावृत्ति को भी लीगल करार देने के साथ ही इस बाबत राज्य और इसी के साथ ही केंद्र सरकार के साथ ही पुलिस को भी कई निर्देश जारी किए हैं और साथ ही सेक्स वर्करों को लेकर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने पर जोर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र, इसी के साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से कहा है कि हर पेशे की तरह मानवीय गरिमा और इसी के साथ ही शालीनता के साथ जीवन जीने के लिए बुनियादी सुरक्षा यौन कर्मियों के लिए भी है। पुलिस और प्रशासन को सेक्स वर्कर्स के साथ भी आम नागरिकों की तरह गरिमापूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, यानी उनके साथ पुलिस मौखिक या शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार नहीं किया कर सकती है। इसी के साथ ही वैसे तो भारत से पहले भी कुछ देशों में वेश्यावृत्ति लीगल है, जहां यौन कर्मियों को स्वास्थ्य और इसी के साथ ही सामाजिक लाभ दिया जाता है। तो ऐसे में जबकि वेश्यावृत्ति को लीगल मान लिया गया है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि कोर्ट के फैसले के बाद इन सेक्स वर्कर्स के जीवन में क्या बदलाव आएगा और इसी के साथ ही समाज में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो देखिए, वेश्यावृत्ति को अब लीगल कर दिया गया है। कल इस पर फैसला सुनाया गया और उसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है, उसके बाद जो महिलाएं हैं, जो सेक्स वर्कर्स हैं या फिर जो प्रोस्टिट्यूशन में जाती हैं, उनकी ज़िंदगी पर कितना बदलाव पड़ेगा, कितना बदलाव आएगा और समाज पर इस फैसले का क्या असर पड़ता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ चुकी हैं। सुमन अपर्णा आहूजा हैं, अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट की, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मीनाक्षी त्यागी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इसी पर डिस्कशन के लिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैम जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला सवाल सुमन अपर्णा आहूजा जी, मेरा आपसे ही होगा कि ये जो कोर्ट की तरफ से कल फैसला सुनाया गया है, प्रोस्टिट्यूशन को, वेश्यावृत्ति को लीगल कर दिया गया है, ये सबसे पहले तो ये कानून क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा आम भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए मैम। धन्यवाद स्वाति जी। सबसे पहले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है, वो बड़ा दुविधाजनक फैसला है, क्योंकि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। लेकिन ये मामला संज्ञान में कैसे आया? कोरोना काल के दौरान जो हमारी प्रोस्टिट्यूट बहनें थी, जो सेक्स वर्कर्स थी, इनको प्रॉब्लम अपनी जीवन याचिका थी, इनका जो जीवन था वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। तब इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि हम लोगों को भी जीवन के जो बेसिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। और ह्यूमन राइट्स तो हमारे उसी वक्त हो जाते हैं जिस वक्त एक बच्चे का जन्म होता है, उसी वक्त हमारे ह्यूमन राइट्स इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों राइट्स साथ साथ होने के साथ साथ इस पेशे को इतनी बुरी नजर से देखा जाता था, एक औरत की डिग्निटी को इतनी बुरी तरह से देखा जाता था, सेक्स वर्कर्स को जानवरों की तरह से ट्रीट किया जाता था और वहां पर उनके लिए जीवन की जो बेसिक नीड्स थी वो भी वो पूरी नहीं कर पा रही थी। तो हमारे आर्टिकल 142 में संविधान के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे राइट है, जब उन्हें लगता है कि मानवीय जीवन की पूर्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वो एक ऐसी डिक्री पारित कर सके कि जहां पर मानवीय जीवन मूल्यों को पूरी करने के लिए वो अपना फैसला ले सके। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी अधिकार का फैसला का उपयोग करते हुए इस डिक्री को पारित किया गया। दूसरी बात, हमारे संविधान के अनुच्छेद में आर्टिकल 21 हमें कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी दैहिक स्वतंत्रता का प्राण का अधिकार। ये सब अधिकार हमारे संविधान में, किताबों में तो बहुत अच्छे लगते हैं, यानी हर इंसान को अपनी पर्सनल लिबर्टी दी जाती है। लेकिन क्या औरत को हमारे भारतीय संविधान के अंदर क्या हमेशा वासना की नजर से नहीं देखा जाता? क्या औरत को, जो प्रोस्टिट्यूट है, उसे तो कोई ह्यूमन समझता ही नहीं है? जहाँ एक हमारे देश के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस जितना होता है, मैरिटल रेप जैसी दुर्घटनाएं होती हैं, देखिए सेक्स एक नेचुरल प्रकृति है, जो स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। हमें समाज में सेक्स के ऊपर खुलकर बात करनी होगी कि ह्यूमन नीड क्या है, और जब तक हम ह्यूमन नीड्स के बारे में, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, हम खुलकर बात नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ क्या होता था कि जब वेश्यावृत्ति छुपकर होती थी,
तो जो पुलिस वाले थे वो इसका महिलाओं का भी दुरुपयोग करते थे, और जो लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पे ब्रोथल्स में जाते थे तो पुलिस वाले दोनों का मिसयूज करते थे, दोनों को पेनल्टीज लगती थी, दोनों के साथ रिश्वत ली जाती थी। तो इस तरह की दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती थी। जिस तरह से विदेशों के अंदर, थाईलैंड, बैंकॉक के अंदर वेश्यावृत्ति को एक पेशा माना गया, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत में इसे पेशा तो माना गया, लेकिन इसके उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है, जिसमें से मुझे फायदे कम नजर आ रहे हैं और दुरुपयोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्या हमारे देश में महिलाओं को वो अधिकार मिलेगा? क्या हमारे नैतिक मूल्य ताक पर नहीं आ जाएंगे? क्या एक महिला को गरिमामय जीवन देने के लिए क्या समाज उसे एक्सेप्ट कर पाएगा? इस देश की सबसे बड़ी विडंबना स्वाति जी ये भी है कि एक महिला ही महिला की दुश्मन है। अगर उसे पता लगेगा कि अगर वो मेट्रो में बैठी हुई है, उसके साथ जो लेडी बैठी है वो सेक्स वर्कर है, तो वो उसे इतनी बुरी नजर से देखेगी जैसे किसी अमानवीय, तो वो डिग्निटी कहाँ से हम उसको लौटा पाएंगे? तो हमें समाज का विजन बदलना होगा। सबसे पहले कानून बनाने में, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कानून बनाए तो बहुत सारे विचार और ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमें सोचना होगा। क्या इसको एक प्रोफेशन बनाने के साथ साथ क्या उनके बच्चों को वो अधिकार मिलेगा? क्या एक ये मॉरल पेशा कहलाएगा? जिस तरह हम एक आइडल पेशा बोलते हैं, डॉक्टर का पेशे को हम बोलते हैं कि इट्स ए नोबल प्रोफेशन, हम एक वकालत के पेशे को बोलते हैं इट्स ए नोबल प्रोफेशन, एक टीचर के पेशे को बोलते हैं हम इट्स ए नोबल प्रोफेशन। क्या हम प्रोस्टिट्यूशन को एक नोबल प्रोफेशन बोल पाएंगे? क्या उसके बाद उनका जो भविष्य होगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि आई एम ए प्रोस्टिट्यूट, तो क्या समाज के अंदर क्या लोगों ने इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर पाएंगे? उसके बाद सबसे बड़ी चीज है, क्या उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज, जैसा कि अभी तक हमारे सामने बताया जा रहा है कि फैसिलिटीज दी जाएंगी, क्या जिस तरह से एक आम नॉर्मल इंसान को लाइफ इंश्योरेंस दिया जाता है, मेडिकल क्लेम दिए जाते हैं, एजुकेशन का राइट दिया जाता है, क्या वो सारी फैसिलिटीज उन सबको दी जाएंगी? और मुझे एक जो दुविधाजनक सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे प्रोफेशन को वैधता क्यों दी जा रही है, उसकी लीगलिटी दी क्यों जा रही है? कि एक काम देखिए, समाज में आज से बहुत साल पहले देवदासी प्रथा हुआ करती थी, विधवा विवाह हुआ करता था, बाल विवाह हुआ करता था, और जब ये बच्चियां विधवाएं हो जाती थी या तो इन्हें मंदिरों में वैश्यालय के नाम पे छोड़ दिया जाता था, देवदासी के नाम पे छोड़ दिया जाता था। तो अब तक जो प्रोस्टिट्यूशन हो रहा था वो गुमनाम गलियों में हो रहा था, अब वो खुलकर होने लगेगा। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो हमारे समाज में एक बुरा असर पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जिस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, बंगाल जैसा है, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान के एरियाज हैं, यहाँ से छोटी छोटी बच्चियों को लाया जाता है, क्योंकि हम लोग एडवोकेट्स हैं, हम पुलिस ऑफिसर्स के साथ काम करते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि 13-14 साल की बच्चियों को उठा के लाया जाता है या खरीद के लाया जाता है, फिर उनको ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे वो अपनी एज से बड़ी लगे। ठीक है, तो प्रोस्टिट्यूशन इस पेशे का अगर हम लोग लीगलाइज कर देंगे तो वो उन लोगों को इस तरह से भी मोटिवेट करेंगे कि हाँ, सरकार ने इस कानून को वैधता दे दी है और तुम्हें कोई डर नहीं है, तुम खुलकर इस प्रोफेशन में आ सकते हो। सबसे तीसरी चीज ये बुराई है कि एक इजी गोइंग वे मनी बन जाएगा। क्या हमारे समाज की जो महिला समाज है या पुरुष समाज है, क्या लोगों को ये नहीं लगेगा कि ये भी एक प्रोफेशन है? जिस तरह मॉडलिंग एक प्रोफेशन है, लड़कियां मॉडलिंग में जाती हैं, ग्लैमर की तरफ उसकी तरफ जाते हैं, तो उनको क्या ऐसा नहीं लगेगा कि मेटालिटिक चीजों की तरफ पाने के लिए क्या वो इस प्रोफेशन में नहीं जाएंगी? तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें पहले मंथन करना होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। उसके बाद हमें इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको लीगलाइज करना चाहिए, उसके बाद ही इस पर कानून बनना चाहिए। ठीक है सुमन जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मीनाक्षी जी भी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मीनाक्षी जी, आपका रुख करूंगी। आप इस जो फैसला कल कोर्ट की तरफ से दिया गया है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जिस तरह से सुमन अपर्णा आहूजा जी कह रही हैं कि इसका कानून जो कल जो कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है, उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, क्या बदलाव देखने को मिलेगा? हम सभी जानते हैं कि जो वेश्यावृत्ति है, ये जो महिलाएं इसमें आती हैं वो अपनी स्वेच्छा से तो नहीं आती हैं। लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है, लड़कियों को इसमें धकेल दिया जाता है, उनकी पूरी जिंदगी इसी में जाती है, उनके ना स्वास्थ्य ना उनको कोई भी सुविधा दी जाती है। तो अगर देखा जाए तो कानून अगर उनके इस पक्ष में है कि उनके साथ कोई जबरदस्ती ना करे, उनके साथ मारपीट ना करे, तो उसके लिए तो कानून ठीक है। लेकिन मुझे जैसे अपर्णा जी बोल रही हैं कि उसमें मुझे डर है कि इसको कानून की जो इसको दिया गया है, तो इससे क्या है कि और लड़कियां भी ऐसा ना हो कि इसमें धकेल दी जाएं, इसका और ज्यादा इसको बढ़ावा मिल सकता है। तो मुझे लगता है और भी इसके साथ साथ और चीजों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि
जैसे ही ये इसको दिया गया है कानून की तरफ से, तो उससे क्या होगा कि जैसे सोसाइटी है और फ्लैट्स हैं, तो वहां पर भी इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि सार्वजनिक जगह पर इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों पर और जो फैमिली है उस पर बहुत गलत असर पड़ेगा। तो इसको हमें दोनों तरफ से लेकर चलना होगा। इसका फायदा भी है और इसका मुझे लगता है नुकसान भी उतना ही मुझे नजर आ रहा है। तो हमें बहुत सोच समझकर इस पर जो है कार्य करने की जरूरत है। और काफी चीजें ऐसी हैं जिस पर हमें ध्यान देना है कि जो वेश्यावृत्ति है वो ऐसा ना हो कि उसके बहाने से काफी ऐसे अपराध जन्म ले सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इस पर सोचने की, समझने की जरूरत है। और मुझे डर है कि वेश्यावृत्ति को, जैसे अभी मैडम ने बोला, कि इसको कहीं ऐसा ना हो कि मोल्डिंग की तरह से ले लिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो फैसला सरकार ने लिया है उसमें थोड़ा बदलाव की जरूरत है, चाहे क्योंकि इसके बहुत दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। जी, लेकिन मैं आप दोनों से ही सवाल करना चाहती हूँ, सुमन जी और मीनाक्षी जी, आप दोनों से ही। देखिए, अगर हम समाज की यहाँ पर बात करते हैं तो समाज तो देखो उन लड़कियों को भी गलत कहता है जो 4 लड़कों के साथ खड़ी रहती है। अगर लोगों को ही पता चल जाए कि एक लड़की का बॉयफ्रेंड है तो वो उसको भी कैरेक्टर टेस्ट बोलते हैं समाज। तो कई बार हमने ये भी देखा है, डिस जाती है तो उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा दिया जाता है। तो सवाल ये है कि अगर प्रोस्टिट्यूशन यहाँ पर लीगल कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है समाज तो उसको भी यही बोलेगा, जब नॉर्मल लड़की को ही समाज ठीक नजरों से नहीं देखता है। आप ये भी तो देखिए स्वाति जी, पहले कहा जाता था साहित्य समाज का आईना है, और आज के परिवेश में मैं ये कहूंगी कि जो मीडिया है वो समाज का आईना है, क्योंकि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है जी। आप समाज की मानसिकता, आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, वो पढ़ लिख कर तो गई है, ठीक है। वो एक लड़की को क्या, आज की डेट में एक विडो को भी टारगेट करते हैं। सिंगल लेडी है तो सिंगल लेडी को आप कहीं फ्लैट लेना हो तो उसको फ्लैट नहीं देंगे। तो समाज का तो काम ही टारगेट करना है, लेकिन हमने अपनी आइडेंटिटी को देखना है कि हम लोग कितना ठीक है और कितने नहीं है। लेकिन देखिए, जैसे भारत है, भारत जो है वो नैतिकता का देश है, मॉरल वैल्यूज का देश है, आइडल्स का देश है। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमारे आइडल्स और मॉरल वैल्यूज पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसका जो दुष्प्रभाव है वो बहुत ज्यादा पड़ेगा। देखिए, आज के जो भौतिक युग में जो बच्चे हैं वो हर बात पर अपने पिता से सवाल करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एस विंगल और किसी ने एक पिक्चर भेजी जिसमें एक बच्ची अपने पिता से कह रही है कि मुझे सनी लियोन जैसा बनना है। तो माता पिता अपना सर पकड़ लेते हैं उस पिक्चर के अंदर कि मेरी बच्ची क्या कह रही है कि बेटा तू पढ़ लिख डॉक्टर बन। तो उस बच्ची ने अपने पेरेंट्स को समझाया कि नहीं, जिस तरह से और पेशे होता है ये भी एक पेशा है, और मुझे इस काम को करने में अच्छा लग रहा है तो मैं इस काम को इस तरफ जाऊंगी। तो कहीं क्या उस पिक्चर की सत्यता हमारे सामने दोबारा से तो नहीं दोहराई जाएगी कि हमारी जो बेटियां हैं कहीं वो गुमराह तो नहीं हो जाएंगी। इससे एक फायदा तो होगा कि इस देश के अंदर जो बलात्कार की घटनाएं हैं वो मैं जरूर मानती हूँ कि रेप और जैसे यौन हिंसा की घटनाएं तो हो सकता है कि कम हो, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति का नियम है, हर इंसान की नीड है। लेकिन पुरुषों को इसकी जरूरत है तो वो ब्रोथल जाकर, हाँ, यहाँ पर उन्होंने एक चीज और भी बोला है कि हर सेक्स वर्कर को नो कहने का पूरा अधिकार दिया गया है, और ये अधिकार उनके पास पहले भी था। एक स्त्री और महिला, एक पुरुष और स्त्री अगर कंसेंट बनाकर संबंध बनाते हैं तब भी उन लोगों के ऊपर वो पहले भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता था। तो आज इसके लिए स्पेशल एक अलग से कानून किस लिए बनाया जा रहा है, ये थोड़ा सा विवेचन का मुद्दा है, मंथन का विषय है कि इसके ऊपर बहुत गंभीरता से वो करना होगा, मंथन करना होगा, क्योंकि भारतीय मूल्य, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम समाज को आइडियोलॉजी की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा जो देश है वो परंपराओं का देश है, परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन बहुत अनिवार्य है, और इसमें लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। इसमें मैं मानती हूँ कि अगर ये लीगलाइज हो जाएगा तो इसके एडवांटेज होंगे, लेकिन फिलहाल हमें डिसएडवांटेज ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन सुमन जी, अगर बात करें यहाँ पर, जैसे लीगलाइज इसको कर दिया गया है, लेकिन अगर हम यहाँ पे समाज की बात करते हैं, क्योंकि आपने नेगेटिव पॉइंट्स भी बोले, काफी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो वाकई में क्या नेगेटिव चीजें ही समाज में देखने को मिलेगी, उसका नेगेटिव असर ही पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात, अभी मीनाक्षी जी ने एक बात बोली, क्या हम किसी प्रोस्टिट्यूट को अपने रेजिडेंशियल एरिया में अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम लोगों ने अलाउ भी कर दिया तो आसपास के जो लोग होंगे, जो समाज की जो महिलाएं होंगी, क्या वो उस औरत को एक्सेप्ट कर पाएंगी? और जब वो उस औरत को हीन भावना से देखेंगी, बुरी नजर से देखेंगी, दयनीय शोचनीय दृष्टि से देखेंगी, तो उस औरत के अंदर एक कॉम्प्लेक्स की भावना आएगी, ठीक है। उसके बाद वही सराउंडिंग्स का जो पुरुष समाज होगा उसको ये लगेगा, क्योंकि हम लोग मेंटल कॉन्सेप्ट पे भी काम करते हैं, हम लोगों के दिमाग को भी पढ़ते हैं,
तो जो पुरुष समाज होगा उसको ये लगेगा ये तो अवेलेबल है, ही इज ऑलवेज अवेलेबल, उसका प्रोफेशन है, हम कभी भी इसके पास जा सकते हैं और हम अपनी डिमांड कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो हमारे सबसे घातक चीज है, जो विवाह है, विवाह एक सामाजिक संस्था है। हम अक्सर कोर्ट में देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में पुरुष स्त्रियों को इतना नीचा गिरा देते हैं, अपनी पत्नियों की तुलना वो एक प्रोस्टिट्यूट से करते हैं। वो हमेशा ये बोलते हैं कि स्त्री को ना कहने का हक नहीं है, तुम्हारे जैसी तो 20-20 रुपए में मिलती है, तुम्हारे जैसी। इतना घटिया, इतना घिनौना शब्द आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में पति अपनी पत्नी को क्या क्या कहते हैं, क्या एक पत्नी को मना करने का हक नहीं है? तो जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो उसको तो एक इजी रास्ता मिल जाएगा कि मेरी बीवी मना करी है, मैं घर से सेटिस्फाई नहीं हूँ, बाहर का रास्ता मेरे लिए, बाहर का रास्ता। और सुमन जी, ऐसे कई केसेस है, सामने नहीं आते हैं, लेकिन ये सच्चाई, ऐसा होता भी है। बिल्कुल होता है। और दूसरी बात देखिए, ये उन लोगों के लिए ठीक है जो विडोवर्स हैं, जो सिंगल हैं, जो बाहर रहते हैं, जो अपनी फैमिली से दूर है, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन को जरूरत है, ठीक है, इसके बारे में हमें खुलकर बात करनी चाहिए। इससे ह्यूमन नीड की इसमें बुराई नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह से हर इंसान यही सोचता रहा कि मेरे घर, तो परिवार, जो विवाह नाम की जो संस्था है, जो सामाजिक संस्था है, वो भी टूटने की कगार पर आएगी। और आपने देखा होगा कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस और डाइवोर्स के केस पेंडिंग पड़े हैं, और ये शायद मुझे ऐसा लगता है अगर ये कानून पास हो गया तो ऐसे केसों की बाढ़ आ जाएगी। ठीक है सुमन जी। डॉक्टर मीनाक्षी जी, अगर हम बात करें यहाँ पर, जिस तरह से सुमन जी कह रही हैं कि और ज़्यादा केसेस बढ़ जाएंगे, जैसे बाढ़ सी आ जाएगी, क्या आपको भी यही लगता है? क्या इस कानून के आने के बाद, लीगलाइज करने के बाद भी क्या ऐसे केसेस बढ़ेंगे? देखिए, महिलाएं तो अपनी इच्छा से नहीं आएंगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उसके बहाने जो लड़कियों को इसमें घसीटते थे, जो इसमें डालते थे, वो नंबर्स बढ़ जाएंगे, ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे, बिकॉज उसको वो बड़े धड़ल्ले से बोलेंगे कि ये तो कानून ने भी इसको, वेश्यावृत्ति को गलत नहीं है उनकी नजर से, तो बिल्कुल उनको एक बहाना मिल जाएगा लड़कियों को इस फील्ड में लाने का। तो लेकिन इसमें ये कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी इसमें है उनके लिए वास्तव में कानून की तरफ से उनको सुरक्षा दी जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है, उनके साथ मार पिटाई की जाती है, उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो उसमें उनको सुरक्षा देनी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है, उनके जो बच्चे होते हैं उनकी कोई एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो उनकी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाना चाहिए, उनको सुरक्षा देनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनको जबरदस्ती इस वेश्यावृत्ति में डाला गया है, तो इससे का कानून भी स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है, ताकि इसको एक ये इससे से ना लिया जाए कि ये बहुत सम्मान की बात है लड़कियों के लिए, क्योंकि ये जो लड़कियां इसमें होती हैं वो कहीं ना कहीं मजबूरी में ही इस फील्ड में आती हैं। तो हमें अगर कानून, हम इसको ये कहेंगे कि ये कानून नहीं, ये गलत चीज नहीं है, तो ये उन लोगों को बहाना मिल जाएगा लड़कियों को इस वेश्यावृत्ति में लाने का। तो ये लड़कियों के लिए ठीक मुझे नहीं लगता कि ये है। लेकिन यहाँ पर मीनाक्षी जी और सुमन जी, ये सवाल भी दोनों से ही देखिए, कई कॉलेज गर्ल्स हैं, और उस पर देखिए हम फिल्म्स भी काफ़ी देख चुके हैं, इंडियन सिनेमा इन चीज़ों को दिखाता भी है कई बार अपनी मूवीज़ में, एक मैसेज भी उसके थ्रू दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी कॉलेज गर्ल्स हैं, अपना खर्चा निकालने के लिए वो इस प्रोफेशन में आती हैं, या फिर चोरी छुपकर ये सब चीज़ें करती हैं, या फिर अगर हम बात करें कि अपने घर पर थोड़ी फैसिलिटीज़ देने के लिए, या फिर घर खर्च के लिए भी, ताकि उनका घर आसानी से चल सके, वो भी तब भी इस प्रोफेशन में आती है। वो वैसे प्रोस्टिट्यूशन नहीं होती है, लेकिन उन्हें करना पड़ता है ये। तो हम उन लड़कियों को क्या बोलेंगे? अगर प्रोस्टिट्यूशन को हम इस तरह से देख रहे हैं नेगेटिव वे में, और इसके नेगेटिव पॉइंट भी है, तो उन लड़कियों के लिए क्या बोलेंगे फिर हम? जी सुमन जी। आज के टाइम में मेट्रो सिटीज के अंदर बच्चे हायर एजुकेशन के लिए अपने गांव और शहरों को छोड़कर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, और वो अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन ना बने, या पेरेंट्स से लड़ झगड़ कर वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, तो वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए इस तरह के रास्ते अख्तियार कर लेते हैं। और जब इस तरह की चीजें लीगलाइज हो जाएंगी तो ऐसी बच्चियों का हौसला और ज्यादा बढ़ जाएगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी, देखिए हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, जिस देश की हमारे पास सिटीजनशिप है, यानी कि देश हमारा गार्जियन है, तो देश अगर हमारा गार्जियन है तो वहां पर ऐसे कानूनों की आवश्यकता ही क्यों आ रही है? हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात क्यों नहीं करते? हम इस देश में एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते कि एजुकेशन इज नेसेसरी, कि मैं इस देश की हर औरत को रोजगार मुहैया कराऊंगा, इस देश की हर बेटी के पास रोजगार होना चाहिए, चाहे वो लघु उद्योग क्यों ना हो। हम इस
इसको प्रोस्टिट्यूशन को हम क्यों रोजगार बनने दे? हम रोजगार दे, चाहे छोटा दे, लघु उद्योग दे, बड़े उद्योग दे, छोटी से छोटी एम्पावर करने की चीजें सिखाए। हम उस पर फोकस क्यों ना करें? हम ऐसे कानून क्यों ना बनाए कि हर देश की बच्ची इतने साल के बाद उसको अगर नहीं मिले तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए, कि आपको एजुकेशन के लिए पेंशन मिले। हम इस काम को, इस प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कानून क्यों बना रहे हैं? देश हमारा गार्जियन है, देश की ड्यूटी है, हमारी मॉरल वैल्यूज हमें ये कहती है कि हमें अपने परिवार के सदस्यों को अच्छी तरह से पालना है। तो ये देश हमारी पालना करेगा ना, तो इसी तरह देश इस देश की हर बेटी का पालना करेगा। तो हम इसे उस पेशे में क्यों धकेल रहे हैं? इस पेशे को कानून का दर्जा देने से हमें ऐसा लगेगा कि हम अपनी बच्चियों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। हमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी चाहिए। मैं अपनी हर डिबेट के अंदर, अपनी हर बुक्स के अंदर लिखती हूँ कि क्या कहते हैं, एजुकेशन, शिक्षा से सुरक्षा की ओर, यानी हम शिक्षित होंगे तभी हम सुरक्षित होंगे। और एम्पावरमेंट किसको नहीं चाहिए, एजुकेशन किसको नहीं चाहिए? जब हमारे पास एजुकेशन आ जाएगी, शिक्षा आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम खुद एम्पावर होंगे और अपने साथ 50 लोगों को और एम्पावर करेंगे। तो गवर्नमेंट ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस लाए, ऐसे कानून पारित करे जहाँ छोटी बच्चियों को स्कूल से ही लघु उद्योगों की शिक्षा दी जाए। मैं ये नहीं कहती कि हर बच्ची डॉक्टर बनेगी, मैं ये नहीं कहती कि हर बच्ची वकील बनेगी, मैं ये नहीं कहती कि हर बच्ची मीडिया में जाएगी। जिस बच्ची का फील्ड, जिसमें इंटरेस्ट हो, चाहे वो घरेलू उद्योगों में हो, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम में डिग्निटी होती है और यहाँ पर भी औरतों को डिग्निटी मिलेगी। इसको कानून बनाने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जो महिलाएं इस प्रोफेशन में हैं उनको सुरक्षा मिले, उनको रिस्पेक्ट मिले, ताकि पुरुष उनके साथ मारपीट करके जबरदस्ती सेक्स के लिए फोर्स ना करे। इसका उद्देश्य कुछ और है, परंतु इसका उद्देश्य बनाया फ्यूचर में कुछ और जाएगा। तो जो संभावनाएं हैं कि भविष्य में ये संभावनाएं हमें नजर आ रही है कि इसका दुरुपयोग होगा, तो वो हमें सब बहुत पहले से ही सोच समझ कर उस पर काम करना होगा। ठीक है मीनाक्षी जी, आपका कमेंट भी चाहूंगी मैम। जी, मैं मैडम से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हम इसके ये जो कानून वेश्यावृत्ति को जो कानूनन अधिकार दिया गया है, बिल्कुल सही कह रही है कि लड़कियों को, जैसे अभी आपने बोला कि लड़कियां बाहर रहती हैं, उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो अपनी इच्छा से करती हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर बच्चा गलत दिशा में जा रहा है तो हम इसको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? हम क्यों नहीं उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं? क्यों नहीं हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं? क्यों नहीं हम एजुकेशन की बात करते हैं? क्यों नहीं हम ये कहते हैं, अभी जैसे कि कोरोना के टाइम पर आपने देखा होगा, लॉकडाउन में भी शराब को ऐसे दे दिया गया कि शराब जो है आप पीजिए, जिससे हमारी इकोनॉमिक, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है वो मजबूत हो। आपको मालूम है कि मैं नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन संस्था चलाती हूँ और मैं ऐसी महिलाओं से मिलती हूँ जो हमेशा मुझसे शिकायत करती है कि आप सरकार से हमारी बात पहुंचाएं कि हमारा घर बर्बाद हो रहा है, हमारे हस्बैंड शराब पी करके हमारी साथ मार पिटाई करते हैं। तो अब आप ये देखिए कि हमें इस तरह के हम हमारा भारत जो देश है वो इसी बात से की पहचान है कि हमारे देश का जो बच्चों का जो संस्कार दिए जाते हैं वो और बाहर जो है नहीं दिए जाते। अब पश्चिमी जो देश है वो भी हमारी जो सभ्यता है, जो हमारी आचरण है, उनको फॉलो करता है और हम क्या कर रहे हैं? हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए ठीक तो है, हमें अपने बच्चों की काउंसलिंग करने की जरूरत है और इस पर इसके बहाने जो और लोग इसका बहाना ढूंढ रहे हैं कि लड़कियों का और अपहरण किया जाएगा, लड़कियों को और इसमें डाला जाएगा, तो उस पर रोक लगाने की जरूरत है। हाँ, जो ऑलरेडी हैं उनके लिए जरूर उनको रेस्पेक्टफुली उनको देखने की जरूरत है, क्योंकि वो अपनी इच्छा से नहीं आई है। बिल्कुल ठीक है मीनाक्षी जी और सुमन अपन आहूजा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय कम है तो मुझे इस चर्चा को यहीं पे रोकना पड़ेगा। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, वेश्यावृत्ति को, प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज तो कर दिया है, लेकिन देखिए जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे हमारे मेहमानों से कि इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। आगे चलकर समाज में इसका कितना असर पड़ता है, क्या समाज उन औरतों को, उन महिलाओं को सम्मानजनक नजरों से देखेगा या नहीं देखेगा, कई सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।